भूमध्य सागर में एक पहाड़ी टापू कॉर्सिका इतिहास के सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में से एक का जन्म स्थान बना। 15 अगस्त 1752 को नेपोलियन बोनापार्ट दुनिया में आए। उनके माता पिता कार्लो और लेटिजिया बोनापार्ट छोटे रईस थे। नेपोलियन का बचपन विरोधाभासों से भरा था। गणित में उत्कृष्ट, एक तेज दिमाग के मालिक, लेकिन सामाजिक अलगाव का सामना करना पड़ा। इस दौर ने उनमें महत्वाकांक्षा की भावना और अपने विरोधियों को गलत साबित करने की तीव्र इच्छा पैदा की। नेपोलियन का परिवार हालांकि अमीर नहीं था, कॉर्सिकन समाज में एक निश्चित स्थान रखता था। उनके पिता कार्लो वकालत करते थे, जबकि उनकी मां लेटिजिया दृढ़ता से घर चलाती थी। नेपोलियन ने अपने भाई बहनों, खासकर अपने भाई जोसेफ के साथ घनिष्ठ संबंध साझा किया। यह पारिवारिक संबंध बाद में नेपोलियन के सत्ता में उदय में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, क्योंकि उसने अपने भाई बहनों को अपने बढ़ते साम्राज्य के भीतर अधिकार के पदों पर नियुक्त किया। कॉर्सिका में पले बढ़े नेपोलियन ने द्वीप की अशांत राजनीतिक जलवायु को प्रत्यक्ष रूप से देखा। कॉर्सिका को हाल ही में फ्रांस ने अपने कब्जे में ले लिया था, जिससे कुछ कॉर्सिकनों में प्रतिरोध की भावना पैदा हुई। राजनीतिक साजिश और अशांति के इस संपर्क ने युवा नेपोलियन पर एक अमिट छाप छोड़ी, जिससे उसका विश्व दृष्टिकोण आकार लेता और सत्ता और शासन के मामलों में उसकी रुचि जागृत होती। अपने परिवार के मामूली साधनों के बावजूद नेपोलियन ने अच्छी शिक्षा प्राप्त की। अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाने के लिए मुख्य भूमि फ्रांस जाने से पहले उन्होंने अजैक्सियो, कॉर्सिका के एक धार्मिक स्कूल में पढ़ाई की। 9 साल की उम्र में नेपोलियन ने ब्रियन-ले-चैटेau के एक सैन्य अकादमी में दाखिला लिया। यह उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था, क्योंकि उन्होंने सैन्य रणनीति और नेतृत्व की दुनिया में प्रवेश किया। ब्रियन-ले-चैटेau में सैन्य अकादमी नेपोलियन के तेज दिमाग के लिए एकदम सही प्रशिक्षण मैदान साबित हुई। उन्होंने गणित में, विशेष रूप से तोपखाने के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, जो बाद में युद्ध के मैदान पर उनकी पहचान बन गई। नेपोलियन ने सैन्य इतिहास पर किताबें पढ़ी, सिकंदर महान और जूलियस सीजर जैसे महान सेनापतियों के अभियानों का अध्ययन किया। उन्होंने युद्ध के सिद्धांतों, रणनीति की कला और रसद के महत्व को समझने की कोशिश की। उनके प्रशिक्षकों ने नेपोलियन की बुद्धिमत्ता और महत्वाकांक्षा को पहचाना, हालांकि कुछ ने उन्हें अभिमानी और अलग थलग पाया। उन्होंने खुद को अपनी पढ़ाई में डुबो दिया, अक्सर नक्शों और सैन्य ग्रंथों पर ध्यान देने के कारण सामाजिक संपर्क की उपेक्षा करते थे। यह समर्पण रंग लाया, क्योंकि नेपोलियन अकादमी में तेजी से आगे बढ़े अपने शिक्षकों को सैन्य सिद्धांत की अपनी समझ और व्यावहारिक अभ्यासों में इसे लागू करने की अपनी क्षमता से प्रभावित किया। और 1785 में 16 वर्ष की आयु में नेपोलियन ने ब्रियन-ले-चैटेau से स्नातक की उपाधि प्राप्त की और फ्रांसीसी सेना में दूसरे लेफ्टिनेंट के रूप में एक कमीशन प्राप्त किया। उन्हें एक तोपखाने रेजिमेंट को सौंपा गया था, जहां उन्होंने युद्ध के तकनीकी पहलुओं में अपने कौशल को निखारना जारी रखा। इस अवधि के दौरान नेपोलियन ने क्रांति की पूर्व संध्या पर फ्रांसीसी सेना की विशेषता वाले कठोर पदानुक्रम और पुरानी रणनीति का प्रत्यक्ष अनुभव किया। 1779 में शुरू हुई फ्रांसीसी क्रांति ने नेपोलियन को अपनी सैन्य शिक्षा को व्यवहार में लाने का अवसर प्रदान किया। क्रांति ने फ्रांस को अराजकता में डुबो दिया था और देश के दुश्मनों ने स्थिति का फायदा उठाने का मौका देखा। नेपोलियन ने अपने करियर को आगे बढ़ाने और अपना नाम बनाने का अवसर समझते हुए नवोदित फ्रांसीसी गणराज्य की रक्षा के लिए लड़ाई में उत्सुकता से शामिल हो गए। फ्रांसीसी क्रांति ने नेपोलियन के तेजी से उदय के लिए उत्प्रेरक का काम किया। जैसे जैसे फ्रांस अराजकता में उतरता गया, नेपोलियन के सैन्य कौशल की अत्यधिक मांग होने लगी। उन्होंने जल्दी ही खुद को एक शानदार रणनीतिकार और एक करिश्माई नेता साबित कर दिया, जो अपने सैनिकों को भारी बाधाओं के खिलाफ असंभव जीत हासिल करने के लिए प्रेरित करने में सक्षम थे। इतालवी अभियानों में उनकी शुरुआती सफलताओं, जहां उन्होंने ऑस्ट्रियाई सेनाओं को हराया, ने उन्हें राष्ट्रीय नायक बना दिया। युद्ध के मैदान पर बदलती परिस्थितियों के अनुकूल होने की नेपोलियन की क्षमता ने उन्हें अपने युग के अन्य कमांडरों से अलग कर दिया। उन्होंने गतिशीलता, गति और निर्णायक कार्रवाई पर जोर दिया, अक्सर अपने दुश्मनों को पकड़कर उनकी कमजोरियों का फायदा उठाया। अपने सेनापति के आत्मविश्वास और सामरिक प्रतिभा से प्रेरित होकर नेपोलियन के सैनिकों ने बेजोड़ क्रूरता और दृढ़ संकल्प के साथ लड़ाई लड़ी। इटली में उनकी जीत ने न केवल फ्रांस की सीमाओं को सुरक्षित किया, बल्कि फ्रांसीसी प्रभाव का विस्तार भी किया। नेपोलियन का सितारा लगातार चमकता रहा, क्योंकि वह पेरिस लौटा, जहां उसका उत्साह के साथ स्वागत किया गया।
और उसे विजेता नायक के रूप में सम्मानित किया गया। हालांकि उनकी बढ़ती लोकप्रियता और महत्वाकांक्षा ने उन्हें उस समय सत्ता में रहने वाली सरकार डायरेक्टरी के लिए खतरा बना दिया। निर्देशिका की अस्थिरता को पहचानते हुए और सत्ता हथियाने के अवसर को भांपते हुए नेपोलियन ने 1797 में तख्ता पलट की योजना बनाई। प्रमुख सैन्य हस्तियों और राजनेताओं के समर्थन से उन्होंने निर्देशिका को उखाड़ फेंका और खुद को प्रथम कौंसिल के रूप में एक नई सरकार वाणिज्य दूतावास की स्थापना की। इसने फ्रांसीसी इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ को चिह्नित किया, क्योंकि नेपोलियन ने अपनी शक्ति को मजबूत किया और फ्रांस को एक आधुनिक केंद्रीकृत राज्य में बदलने के बारे में निर्धारित किया। फ्रांस को अपने नियंत्रण में मजबूती से रखने के साथ नेपोलियन ने अपनी शक्ति को मजबूत करने और एक नया आदेश स्थापित करने के बारे में निर्धारित किया। उन्होंने फ्रांसीसी राज्य के आधुनिकीकरण, कानूनी प्रणाली को सुव्यवस्थित करने और वर्षों की क्रांति के बाद व्यवस्था बहाल करने के उद्देश्य से कई सुधारों को लागू किया। नेपोलियन की सबसे स्थायी विरासत, नेपोलियन संहिता, आज भी कई देशों में नागरिक कानून की आधारशिला बनी हुई है। स्थिरता और वैधता के महत्व को स्वीकार करते हुए नेपोलियन ने खुद को फ्रांस का सम्राट ताज पहनाकर अपनी स्थिति मजबूत करने की मांग की। 1804 में नोट्रे डेम कैथेड्रल में एक भव्य समारोह में नेपोलियन ने अपने सिर पर ताज रखा, जो अतीत के क्रांतिकारी आदर्शों से अपने विराम और एक नए शाही राजवंश की स्थापना का प्रतीक था। उसकी महत्वाकांक्षा की कोई सीमा नहीं थी। नेपोलियन की विदेश नीति यूरोप में फ्रांसीसी प्रभुत्व हासिल करने पर केंद्रित थी। उन्होंने फ्रांसीसी क्षेत्र का विस्तार करने और क्लाइंट राज्यों का एक नेटवर्क स्थापित करने की मांग में ऑस्ट्रिया, प्रशिया, रूस और ग्रेट ब्रिटेन के खिलाफ युद्धों की एक श्रृंखला में भाग लिया। नेपोलियन की सैन्य प्रतिभा और उनके नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना के कौशल ने कई आश्चर्यजनक जीत हासिल की, जिससे फ्रांस महाद्वीप पर प्रमुख शक्ति बन गए। हालांकि नेपोलियन की महत्वाकांक्षा, उसकी सबसे बड़ी ताकत और उसका अंतिम पतन दोनों साबित हुई। सत्ता की उसकी निरंतर खोज और अपने दुश्मनों के साथ समझौता करने में असमर्थता ने अंततः उसके पतन का कारण बना। नेपोलियन युद्ध जबकि शुरू में सफल रहे, फ्रांस पर भारी पड़े और अंततः नेपोलियन की हार और निर्वासन का परिणाम हुआ। अब आइए नेपोलियन के कुछ सबसे उल्लेखनीय अभियानों पर ध्यान दें। इन सैन्य प्रयासों ने न केवल उनकी रणनीतिक प्रतिभा का प्रदर्शन किया, बल्कि इतिहास में उनकी विरासत को भी मजबूत किया। इटली में व्यापक जीत से लेकर ऑस्टलिट्ज की लड़ाई के दौरान दुस्साहसी युद्धाभ्यास तक, प्रत्येक अभियान की सावधानीपूर्वक योजना बनाई गई और उसे अंजाम दिया गया। ये देखना आकर्षक है कि कैसे उनकी नवीन रणनीति और अथक प्रयास ने एक के बाद एक जीत हासिल की। तो हमारे साथ जुड़ें, क्योंकि हम नेपोलियन की सबसे बड़ी सैन्य उपलब्धियों और दुनिया पर उनके द्वारा छोड़ी गई अमिट छाप के पीछे की प्रतिभा का पता लगाते हैं। नेपोलियन के अपनी पत्नियों के साथ संबंध ठीक है, उनके राजनीतिक युद्धाभ्यास जितने ही जटिल थे। उनकी पहली पत्नी जोसेफिन महान व्यक्तिगत और राजनीतिक समर्थन का स्रोत थीं। हालांकि उनका विवाह कठिनाइयों के बिना नहीं था, जिसके कारण अंततः उनका तलाक हो गया। एक पोलिश रईस महिला मैरी वॉल्यूस्का उनकी मालकिन बनी और उन्हें एक बेटा हुआ, जो फ्रांस से परे भी उनके प्रभाव और पहुंच को दर्शाता है। ये रिश्ते नेपोलियन के निजी जीवन और उनके कठोर बाहरी आवरण के नीचे चलने वाली भावनात्मक धाराओं के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। नेपोलियन का शासन व्यापक सुधारों और निरंतर युद्धों द्वारा चिह्नित था। उन्होंने नेपोलियन संहिता की शुरुआत की, जिसने पूरे यूरोप में कानूनी प्रणालियों में सुधार किया और आज भी कानूनी ढांचे को प्रभावित करता है। हालांकि उनके सैन्य अभियान दो धारी तलवार थे। उन्होंने उसके साम्राज्य का विस्तार किया, लेकिन उसके पतन के बीज भी बोए। उनके शासन, जिसे अक्सर अत्याचारी बताया जाता है, को सत्ता के केंद्रीकरण और प्रभुत्व की निरंतर खोज की विशेषता थी। उनके शासन काल के ये पहलू एक ऐसे नेता की तस्वीर पेश करते हैं जो एक दूरदर्शी सुधारक और एक अथक विजेता दोनों था। नेपोलियन की शक्ति का पतन उसके उदय जितना ही नाटकीय था। 1812 के विनाशकारी रूसी अभियान ने अंत की शुरुआत को चिह्नित किया। कठोर सर्दी और अथक रूसी रणनीति से तबाह हुई उसकी सेनाएं कभी पूरी तरह से उबर नहीं पाईं। यूरोपीय शक्तियों के बाद के गठबंधन ने अंततः 1815 में वाटरलू की लड़ाई में उसे हरा दिया।
सेंट हेलेना के दूरस्थ द्वीप पर निर्वासित नेपोलियन ने अपने अंतिम वर्ष अलगाव में बिताए, अपनी स्मारकीय उपलब्धियों और विनाशकारी विफलताओं पर चिंतन किया। अपनी शक्ति के चरम पर नेपोलियन ने अधिकांश यूरोप को नियंत्रित किया। इसके राजनीतिक परिदृश्य को नया रूप दिया। सैन्य रणनीति, कानूनी प्रणालियों और शासन पर उनका प्रभाव आज भी महसूस किया जाता है। नेपोलियन संहिता ने आधुनिक कानूनी प्रणालियों की नींव रखी और उनकी सैन्य रणनीति का अध्ययन दुनिया भर की अकादमियों में किया जाता है। अपनी अंतिम हार के बावजूद नेपोलियन का प्रभाव बना रहता है, जो इतिहास के सबसे दुर्जय नेताओं में से एक के रूप में उनकी जटिल विरासत का प्रमाण है।